नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान नवीन माथुर आनंद राठी से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से, जो आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही ब्रॉडर आउटलुक भी समझाएंगे। साथ ही आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे। स्काईमेट से हमारे साथ महेश पलावत होंगे और हमारे साथ एक और मेहमान होंगे कॉटन पर बात करने के लिए। राकेश राठी साहब इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हैं भटिंडा से, वो भी जुड़ेंगे फोन लाइन पर। उनसे कॉटन और कॉटन केक मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की तेजी टिक नहीं पा रही है। क्या हो रहा है नवीन जी? कच्चा तेल कल ओपेक प्लस के फैसले के बाद लगा कि एक्सटेंड होगी तेजी, 80 के ऊपर भी ब्रेंट जाएगा, लेकिन तेजी टिक नहीं पा रही है। आज की इस गिरावट के बाद अब क्या सलाह देंगे आप कच्चे तेल में? नवीन जी, आपसे आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल को लेकर। क्या लग रहा है कच्चे तेल की तेजी क्यों नहीं टिक पा रही और क्या करना चाहिए अब? आई थिंक धन्यवाद फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक मतलब कि जो अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, मतलब इकोनॉमी को लेके अभी भी रिसेशनरी फियर्स यूएस की तरफ से हम सुन रहे हैं। और जो डेटा है चाइना से भी जो डेटा आ रहा है वो काफी पॉजिटिव नहीं है। सऊदी अरेबिया ने डेफिनेटली कल एक एडिशनल आउटपुट कट 1 मिलियन बैरल्स का करा था, जो कि तकरीबन 5 लाख के ऊपर है जो उन्होंने अप्रैल में करा था। तो तकरीबन 15 लाख बैरल्स का आउटपुट कट करा है। पर फिर भी जो है वो तेजी हम इस वजह से नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। चाइना की अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी है, यूएस में रिसेशनरी फियर्स हैं, यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन में भी कुछ नेशंस हो सकता है कि रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन में जाएं। तो एक रेजिलियंस जो आप पहले देख रहे थे रशिया और यूक्रेन के इन्वेजन की वजह से, वो कुछ हद तक अब डिस्काउंट हो चुकी है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड लग रहा है वो यही है कि जो मार्केट है डब्ल्यूटीआई तकरीबन 70 से 71 बैरल के आसपास के लेवल्स पे ही ट्रेड करेगा। एंड आई थिंक द ब्रेंट वुड बी एट अराउंड 75 to 76 डॉलर लेवल्स। Indian markets 5,845 is what the CMP is. ईयर टू डेट अगर बात करें तो तकरीबन 12%, 12.5% का नुकसान हुआ है क्रूड ऑयल में के प्राइसेस में, या नीचे गिरे हैं। एंड मंथ ऑन डेट परसेंटेज फॉर जून for MCX crude is approximately 2.70% पॉजिटिव। तो ओवरऑल ट्रेंड एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ मैं ज्यादा बुलिशनेस नहीं देख रहा हूं, पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत नी जर्क रिएक्शन से तेजी आए, पर ओवरऑल ट्रेंड डजंट लुक लाइक टू बी टू बुलिश। सोमानी जी, आप क्या कहेंगे? क्रूड के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या रणनीति बनाए शाम के सत्र के लिए? अगर किसी को ट्रेड करना है तो करेंट जो एमसीएक्स क्रूड का भाव है 5,850 के आसपास का, यहाँ पर क्या करें, खरीदें या बेचें? देखिए, हमने कल देखा कि 6100 के ऊपर क्रूड गया और वहां से एक रिएक्शन आई है और मार्केट वहां से 300 रुपया डाउन साइड आया। नीचे अभी लो देखा है 5806 या 4 का भी लो बनाया है इसने और एक पुल बैक रैली आई है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म एक पुल बैक रैली ही हमें देखने को मिलेगी। 5770 जब तक होल्ड करता है, मुझे लगता है 5950 एक बार दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो मेरी ये सलाह है करंट लेवल पर 4830-35 के आसपास इसको बाय करें, 5830-35 के आसपास, और 5770 का स्टॉप मेंटेन करके 5940 का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनसून को लेकर, फिर आगे दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ महेश पलावत साहब है स्काईमेट से। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि मॉनसून में देरी क्यों हो रही है और क्या अनुमान में आप लोग कोई बदलाव भी कर रहे हैं? क्या अनुमान है केरल में कब तक मॉनसून की एंट्री हो सकती है? देखिए, हमने तो जो 7 तारीख बताया था कि मानसून ऑनसेट होगा, प्लस मैं 3 डेज बोला था, तो पहले वाले तो 3 दिन ऑलमोस्ट निकल गए हैं। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि ये 7 से लेकर के 9 के बीच में कभी भी मानसून दस्तक दे देगा। और देरी का कारण यही समझ में आ रहा है कि जो डिप्रेशन बन चुका है
अरब सागर में, साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, जो कल तक साइक्लोन बन सकता है और जो इस साल का पहला अरब सागर का साइक्लोन होगा। इससे पहले मोखा साइक्लोन बना था जो बंगाल की खाड़ी में बना था। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा वेदर सिस्टम बनता है तो सारा जो मॉइस्चर होता है उसी के आसपास कंसंट्रेट हो जाता है, हवाएं उसी की तरफ घूमने लग जाती है और जो दक्षिण पश्चिमी हवा है जो रिस्पॉन्सिबल होती है मानसून को आगे कैरी करने के लिए, वो कमजोर पड़ गई है क्योंकि वो सारा मॉइस्चर उसी के आसपास कंसंट्रेट हो गया है। तो इसीलिए जो मानसून है लेट हो रहा है, लेकिन मानसून 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो मानसून ऑनसेट होगा वो बहुत ज्यादा धमाकेदार नहीं होगा, यानी कि मानसून ऑनसेट तो हो जाएगा लेकिन इस साइक्लोन के प्रभाव से आगे उसकी प्रोग्रेस अगले कम से कम 1 हफ्ता तक रुकी रहेगी। जी सर, ये जो चक्रवाती तूफान आप बता रहे हैं बिपरजॉय के बारे में, क्या लग रहा है इसका और क्या क्या असर हो सकता है? क्या बाकी जगहों पर, केरल के बाद बाकी जगहों के प्रोग्रेस में और टाइम लग सकता है क्या? जी हाँ, क्योंकि देखिए ये जो दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं जो मानसून लेकर के आती हैं, वो इसी के आसपास रहेंगी। तो ये जो उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा तो इसका असर जो केरल पर और कोस्टल कर्नाटक के साथ-साथ महाराष्ट्र के कोस्ट पर तो दिखाई देगा। वहां तो बारिश आ जाएगी और वहां पे मानसून प्रोग्रेस कर जाएगा, यानी पश्चिमी तट पर तो बारिश शुरू हो जाएगी और मानसून प्रोग्रेस लग जाएगा। क्योंकि लेकिन जो हवाएं हैं भारत के मेनलैंड में नहीं पहुंच पाएंगी, तो जो इंटीरियर पेनिनसुला है जैसे कि रायलसीमा है, तेलंगाना है, इंटीरियर कर्नाटका और जो तमिलनाडु के अंदरूनी भाग है, वहां पर मानसून देरी से पहुंचेगा और एक और वेदर सिस्टम जो म्यांमार के आसपास बना हुआ है उसके प्रभाव से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन पूर्वी भारत में खास करके पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन इलाकों में देरी हो सकती है और उसी तरह जैसे मैंने साउथ पेनिनसुला बताया तो उसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी मानसून में और ज्यादा देरी हो जाएगी इस साइक्लोन के कारण। जी इस चक्रवाती तूफान की वजह से वो ऐसे कौन कौन से बेल्ट होंगे जहां पर प्री मानसून बारिश कह ले, या उसकी वजह से जो बारिश होगी वो कौन कौन से राज्य और इलाके हो सकते हैं? देखिए, प्री मानसून बारिश तो केरल में, कोस्टल कर्नाटका, महाराष्ट्र और उसके बाद में जो गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, द्वारका, पोरबंदर से लेकर के वेरावल और अमरेली, सूरत, वलसाड़, ये सारे इलाकों में प्री मानसून बारिश हो जाएगी और हो सकता है कि इसी के साथ साथ वहां पर भी मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर हो जाए। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वो पूरे इलाके अभी फिलहाल बारिश नहीं देख पाएंगे, प्री मानसून बारिश भी नहीं होगी और मानसून की बारिश भी नहीं होगी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु, ये सारे इलाके बारिश में देरी देख सकते हैं। जी शुक्रिया पलावत साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। पहले दर्शक हमारे साथ राजेंद्र हैं, गोल्ड में क्या करना चाहिए, गोल्ड को लेकर क्या व्यू है? नवीन जी, क्या करना चाहिए राजेंद्र जी को गोल्ड में? एमसीएक्स वायदा बाजार में अगर आप पूछें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी। तकरीबन 59,700 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 59,500 का एंड 60,100 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। जो मेजर एक रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 60,180 के आसपास है गोल्ड के एमसीएक्स वायदा बाजार में। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी would be right for short term view, maybe for next 2 or 3 days, but then this is 60,100 would be the target for this strategy. Okay. दिनेश जी, अगला जो सवाल है हिमांशु वर्मा जी का, वो भी गोल्ड पर ही है। इन्होंने 61,000 रुपए पर गोल्ड खरीद रखा है, क्या करें अब? ये होल्ड करें या निकल जाए? 61,000 जाने में वक्त लग सकता है। जी, इनका स्तर तो काफी ऊंचा है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज डाउन चल रहा है मार्केट वहां से पे, पर मुझे लगता है कि 59,840 के आसपास इन्होंने अपना एवरेज करना चाहिए और मुझे लगता है 6350 तक इसमें अपसाइड पोटेंशियल आज या कल तक हमें जाने को देखने को मिल सकता है, तो वहां एक बार एग्जिट किया जा सकता है। तो एवरेज आउट कीजिए उसको 59,840 के आसपास और 6350 के आसपास उसको एग्जिट करें। मुकेश सोनी है राजस्थान से, 10 लॉट नेचुरल गैस 190 रुपए पर शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए नवीन जी इनको एनजी में? गैस का भाव जो है वो तकरीबन 185, 186 के 185, 186 के आसपास चल रहा है। एक बहुत सपोर्ट लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है 179 के आसपास, और अगर वो टूटता है तो सेकंड सपोर्ट अराउंड 168। रेजिस्टेंस 196 का है,
जो राय है अभी अगर देखी जाए तो वी विल से दैट एमसीएक्स जून जो वायदा है वो सेल करके चले, सेल ऑन द राइज एट अराउंड 189 और सो, 185 186 का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाएं 196 का एंड टारगेट जो है 175 का रखें। जो उनका खरीदी है 196 के आसपास के जो खरीदी है, लगता है कि वो भाव आ सकते हैं, पर फिलहाल उनको होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से। इमीडिएट लेवल्स आर ऑन द डाउन साइड एंड देयरफॉर वी कैन सी इवन 175 180 लेवल्स इन फ्यू डेज। ओके, यानी बेचने की सलाह है। इनकी सर खरीद नहीं थी, शॉर्ट पोजीशन ही है, तो होल्ड कर सकते हैं। आपके टारगेट वो देख रहे हैं स्क्रीन पे, 175 रुपए का आप टारगेट आप दे रहे हैं, और जिस भाव पर आप कह रहे हैं बेचने के लिए उसी भाव के आसपास इन्होंने बेचा भी है। 190 पे बेचा है, 189 पे आप कह भी रहे हैं कि आप सेल कर सकते हैं। एक और सवाल था मुकेश जी का, 2 लॉट गोल्ड है इनके पास, 59,855 रुपए में शॉर्ट किया है। इनके शॉर्ट के भाव के आसपास ही गोल्ड का भाव है। सोमानी जी क्या करना चाहिए, शॉर्ट की पोजीशन में बने रहें क्या? गोल्ड मुझे आज के लिए काफी स्ट्रांग लगता है। बेसिकली आज से 3 दिन मुझे गोल्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिखता है। यहाँ अगर करंट लेवल पर ही उनका शॉर्ट है तो मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट करना मुनासिब है। और यहाँ से बाइंग मेरा सजेशन लेवल है कि 59,840 के अराउंड बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 200 से 300 रुपए का इसमें अच्छा उछाला मिल सकता है। शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करने की मेरी सलाह है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, सुरेंद्र बंसल है, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। नवीन जी की कॉल आपने देखी थी, उन्होंने बेचने की सलाह दी है 189 पर 175 के टारगेट के लिए। अब आप बता दीजिए सोमानी जी, सुरेंद्र जी को क्या सलाह देंगे अगर नेचुरल गैस में इनको ट्रेड करना है तो? मेरा थोड़ा स्लाइटली विपरीत सलाह है सर। मुझे लगता है कि 175 178 का नेशनल गैस बेस बना रहा है, और 184 के आसपास अगर नेशनल गैस मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार खरीदारी का मौका मिल सकता है। और अपसाइड पोटेंशियल मुझे 194 196 देखने को मिल सकता है, और 178 का इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा पुतला रैली जिसमें बन सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। ओके, यानी डीप में खरीदारी की सलाह सोमानी जी की तरफ से आ रही है। और अगले जो दर्शक है ये भी नेचुरल गैस में है, इनका सवाल है 155 लॉट नेचुरल गैस इन्होंने बेच रखा है 224 रुपए 60 पैसे में, काफी अच्छा फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए नवीन जी इनको? मुनाफा वसूल ले, 224 रुपए 60 पैसे में सेल किया है, वो भाव 185 के नीचे आ चुका है, क्या करें? रुक सकते हैं क्योंकि अभी भी जो टारगेट है वो नीचे की तरफ 175 और 180 के दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से as per the strategy of ours, we feel that the sell on the rise is a better strategy for the people who want to trade, जिन्होंने 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ट्रेड करना है इंट्राडे और सो। बट क्योंकि इनका मुनाफा अच्छा हो रहा है तो अगर वो पार्टली कुछ निकाल के 50% और सो अगर निकाल सके तो बहुत अच्छा है। एंड 50% को वो रख के तकरीबन 175 और 176 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो सारा पोर्ट जो नेचुरल गैस का पोजीशन है इन लेवल्स के आसपास सेल आउट कर देना चाहिए। जमील भाटी हैं राजस्थान से, इनका भी सवाल नेचुरल गैस और क्रूड पर ही है कि किस स्तर पर खरीद बिक्री करें। नवीन जी, एनजी तो आपने 2 बार बता दिया, क्रूड एक बार इनके लिए और बता दीजिए जमील भाई के लिए कि क्या करना चाहिए कच्चे तेल में इनको? सेल ऑन राइज करना चाहिए। तकरीबन जो क्रूड के भाव हैं तकरीबन 5,845 और 850 के आसपास चल रहे हैं। सेल ऑन द राइज करें, एमसीएक्स जून वायदा बाजार। मेरा मानना ये होगा कि अगर ट्रेड स्ट्रेटेजी बिठानी है तो 5,950 के आसपास के लेवल्स पे इनिशिएट करें सेल, एंड स्टॉप लॉस तकरीबन 6,050 का लगाएं, और टारगेट नीचे की तरफ 5,750 के देखे जा सकते हैं। दिस इज फॉर एमसीएक्स जून वायदा बाजार। अगले दर्शक हमारे साथ अजय पिंपले हैं, सोयाबीन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सोयाबीन में क्या लग रहा है। सोमानी जी, सोयाबीन ट्रैक कर रहे हैं क्या? वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि अब हमने स्काई मैट का देखा है कि अभी जो मानसून होने वाला है, ये महाराष्ट्र के कई भागों में मानसून जो है इनिशियल फेज में बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सोयाबीन की सोइंग जो है डिले हो सकती है, और उसकी सोइंग फिगर्स पर भी प्रभावित हो सकती है। मुझे लगता है सोइंग कम हो सकती है। पिछले 1 साल में देखा हमने इनके भाव काफी ज्यादा गिरे हैं, तो सोइंग फिगर्स इसके कारण भी और कम हो सकती है। मुझे लगता है इस स्तर से सोयाबीन कम से कम 5 से 10% और बढ़ना चाहिए। अगर सोयाबीन है तो होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक भी एग्री मार्केट पर ही हैं, जितेंद्र हैं ग्वालियर से। गेहूं में तेजी कब तक आएगी? सोमानी जी, गेहूं ट्रैक कर रहे हैं तो गेहूं पे बता दीजिए कब तक तेजी की उम्मीद करें?
जी, बहुत ज्यादा भी उम्मीद तेजी की हाल फिलहाल मुझे गेहूं में नजर नहीं आती है। सामने मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इसमें काफी ज्यादा आगे रहेगी और प्राइसेस ऑलरेडी पिछले साल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये ग्रीन बाउंड एक्टिविटी रह सकती है, बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी मुझे नजर नहीं आती फिलहाल। राम कुमार है राजस्थान से, क्रूड और एनजी में ऑप्शन का ट्रेड जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन में कोई रणनीति है क्या सोमानी जी? क्रूड मुझे लगता है कि 5800 का कॉल लेना चाहिए, ज्यादा मुनासिब लगता है यहाँ पर। प्योर कॉल लेना ज्यादा बेटर लगता है और एनजी में मुझे लगता है 180 की कॉल लेनी चाहिए, 13 रुपए के आसपास चल रही होगी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गोविंद है वाईजैक से, जानना चाह रहे कि बेस्ट प्राइस क्या होगा एल्युमिनियम खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्या लग रहा है आपको नवीन जी, एल्युमिनियम का बेस्ट प्राइस क्या होगा खरीदारी के लिए? 202 के आसपास कर सकते हैं। अगर एमसीएक्स का वायदा देखें, जून का जो है कॉन्ट्रैक्ट 202 तरह के लेवल्स तक छू सकता है। तो आई थिंक द फर्स्ट रेजिस्टेंस is at around 207, 206, and the next resistance is coming at around 209 levels. On the downside, we are seeing 202 and 201 का लेवल। तो मेरे ख्याल से 200 और 201 के लेवल पे जहां पे सपोर्ट बन रहा है वहां पे खरीदारी करी जा सकती है। 210 और 212 तक के लेवल्स 2-1 महीने में देखे जा सकते हैं। बट द पॉइंट इज ऑनेस्टली इन दिस केस इज दैट द चाइना फैक्टर वुड प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। मतलब कि जो अनइवन रिकवरी है चाइना में और अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, तो हो सकता है कि जो बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं वॉलेटिलिटी रहे आने वाले कुछ दिनों में। तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के ट्रेड करिए, जैसे हमने राय दी है। आप सेल ऑन द राइस कर सकते हैं एल्यूमिनियम जून का 206 के आसपास के लेवल्स पे। 208 के लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और नीचे की तरफ 202 और 203 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। नीरज हैं दिल्ली से, सिल्वर मिनी इन्होंने सेल किया है 71,150 रुपए में। क्या करना चाहिए नवीन जी इनको? 71,150 रुपए में शॉर्ट कर रखा है सिल्वर मिनी को, क्या तेजी चांदी में तेजी दिख रही है? जुलाई अगर देखें एमसीएक्स का वायदा, उसमें मेरा रिकमेंडेशन बाय की तरफ है, बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स 71,500, जिसमें मैं नॉर्मली ये देख रहा हूं कि तेजी बनेगी आने वाले टाइम में। अनसर्टेनिटी की वजह से भी कुछ हद तक जो सिल्वर है वो बुलियन की चाल लेगा। तो ओवरऑल जो अगर आप देखें एक हफ्ते के लिए और तकरीबन 3 दिन के लिए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी है। तकरीबन 71,500 70,500 का स्टॉप लॉस लगाइए और 7300 के लेवल्स पे एग्जिट करा जा सकता है। पर जहां तक उनकी बातें, इन जिन्होंने निवेशक ने शॉर्ट करा हुआ है 71,500, मुझे लगता है कि उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए, या अगर वो वेट कर सकते हैं तो 70,500 तक के लेवल्स वेट करें। और अगर मार्केट वो लेवल तोड़ता है तो नीचे की तरफ एक रुझान आ सकता है। पर ओवरऑल ट्रेंड फॉर अ इंट्राडे और फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म इज स्लाइटली बुलिश एंड देयरफॉर बाय ऑन डिप्स। ओके, अगले दर्शक है वीरेंद्र हैं राजस्थान से, 72,000 रुपए पे सिल्वर माइक्रो को लॉन्ग किया है। क्या टारगेट इंट्राडे के लिए क्या टारगेट होगा सिल्वर माइक्रो का सोमानी जी? मुझे लगता है 72,700 72,800 एक बार जाना चाहिए यहाँ से मार्केट। 71,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। 71,900 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है। 72,700 ये आने वाले टाइम में हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। थोड़ा बेस बना रहा है 71,500 के आसपास से, तो मुझे लगता है कि रिवर्सल सॉर्ट ऑफ पोजीशन बननी चाहिए और एक बुलिश ट्रेंड मुझे नजर आती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में आने वाले 2 से 3 दिनों में। सतवीर हैं पानीपत से, 7 लॉट चांदी इन्होंने बेचा है 70,777 रुपए में। क्या इनके भाव आएंगे क्या सोमानी जी? मुझे आज तो थोड़ा मुश्किल लगता है। आज ऑलरेडी डिप आ चुका है, इसका जो डाउनसाइड पोटेंशियल जो आना चाहिए था इसमें मुझे लगता है कि 70,620 ऑलरेडी को इसने लो बना चुका है। ये दोबारा देखने अब नहीं चाहिए। और 71,620 और अपसाइड मुझे 72,700 तक लगता है। तो शॉर्ट पोजीशन अगर इंट्राडे का इनका पोजीशन है तो मुझे लगता है उन्होंने नहीं रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन केक मार्केट की, जहां पर दबाव दिख रहा है। कॉटन केक एमसीएक्स पर 59,800 के आसपास है, करीब 1% की कमजोरी है। बात करने के लिए राकेश राठी साहब है, पूर्व प्रेसिडेंट इंडियन कॉटन एसोसिएशन बठिंडा से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका राकेश जी, काफी लंबे समय के बाद बात हो रही। क्या लग रहा है सर कॉटन में क्या हो रहा है, क्यों दाम नहीं बढ़ पा रहा है, क्या स्थिति है ग्राउंड की?
सर बेसिकली जो इसके फिनिश गुड्स है उसकी डिमांड कमजोर है, यान की डिमांड कमजोर है, आगे फैब्रिक और गारमेंट का वो एक्सपोर्ट जो है वो भी कमजोर है। उसकी वजह से जो है वो डिमांड नहीं बन पा रही है। हालांकि मतलब यही एक मैं समझता हूँ मेन कारण है जिसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं। के पास है उनको क्या सलाह देंगे, रखें, रुके, आगे तेजी आएगी? देखिए कोई बड़ी तेजी की आशंका लगती है सब। बड़ी तेजी की संभावना है आपको? मेरे को नहीं लगता सब। एक इन दिनों में चाइनीज बाजार जरूर सुन रहा है, उसके अलावा तो और कहीं पे भी कोई यान के अंदर कोई कॉटन के अंदर बल्कि चीजें सुधरी हैं। जैसे अमेरिका में देखो तो पिछले साल के मुकाबले के अंदर आपके जो टेक्सास वगैरह का एरिया जहाँ कॉटन वगैरह होती है वहाँ कंडीशंस काफी बढ़िया है। पिछले साल ड्रॉट जैसी सिचुएशन थी, वहाँ हमारे इस बार जो है वहाँ बहुत अच्छा पानी वानी गिर रहा है। डिमांड में बेसिकली डिमांड की डिस्ट्रक्शन है। जब तक डिमांड के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है और जो कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनकी मेन डिमांड जो है वो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका और यूरोप से आती है। दोनों जगह जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन और इन सब वजह से जो है टेक्सटाइल का जो है वो नंबर डिमांड जो है वो घटी हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है इमीडिएटली होती नहीं लगती है। ओके, क्या लग रहा है दाम और यहाँ से गिर सकते हैं क्या? कि देखो मेरे को बढ़ते हुए तो नहीं लगते सर। हाँ नहीं, गिरावट की मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से और दाम गिर सकते हैं क्या? गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं आएगी? ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है बाजार। नहीं, कुछ घट सकते हैं जी, 2-3 हजार रुपए से 55-56 लेवल बन सकता है। कैंडी का भाव आप बोल रहे हैं कि 2-3 हजार रुपए की पर कैंडी गिरावट आ सकती है? घट सकती है। बाकी अभी एक बार जनवरी का वायदा, जुलाई का वायदा ऑफ बोर्ड हो जाए फिर उससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी जो आइस का वायदा है कहाँ जा रहा है। क्योंकि अभी आइस जो है वो मेन इसलिए भागा है कि वहां पे फंड्स ने और स्पेक्स ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी। फंडामेंटल तो वहां भी वीक है। तो मेरे को सर जो बेसिकली डिमांड डिस्ट्रक्शन है आगे में फैब्रिक में गारमेंट में, तो बिना डिमांड के कभी भी तेजी लंबी सस्टेनेबल नहीं रहती। सीजन के अंदर जो तेजी बनी रही वो सिर्फ इस वजह से बनी रही किसान ने अपना मंतव्य बना रखा था अभी अपने एक पर्टिकुलर प्राइसेस से जो है नीचे नहीं बेचेंगे, इस वजह से मिलों को जो है वो लेना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होम टेक्सटाइल के अलावा और भी कहीं भी इंडस्ट्रियल डिमांड आ भी नहीं रही है। सर राठी साहब एक छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। कॉटन केक में भी काफी नरमी दिख रही है, क्या लग रहा है कॉटन केक के दाम और गिर सकते हैं क्या? देखिए सर अभी क्या ये गर्मी का समय है, अभी इसका जुलाई के बाद जो है ना सीजन जो है वो कंजम्पशन का फिर से रिवाइव होगा। तो प्राइसेस तो ऐसे हो गए हैं जिसके अंदर ये वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्डर रह गई है। तो जुलाई ऑनवर्ड जो है इसके अंदर मेरे को लगता है भी लो बन के फिर आगे आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि ये सस्ता होने की वजह से खपत में फिर इसकी जो है खपत बढ़ जाएगी, वहां पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, शुक्रिया राठी साहब आपका, साथ ही नवीन जी आपका, सोमानी जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब भी दिए और एक आउटलुक भी दिया। चलिए कमोडिटी निवेश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।